तीन टाइप के लोग होते हैं। एक जो अमीर होते हैं जिनके पास पहले से पैसा होता है, दूसरे टाइप के लोग जो अभी अमीर नहीं है बट धीरे धीरे आने वाले फ्यूचर में अमीर हो जाते हैं, और एक तीसरे टाइप के लोग जो ना आज अमीर हैं और ना फ्यूचर में अमीर होने वाले हैं। जो अमीर होते हैं वो बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो करते जाते हैं। दूसरे टाइप के जो लोग हैं जो जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या अपना बिजनेस करते हैं, अपनी इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे उनका इन्वेस्टमेंट उनको अमीर बना देता है। और तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो अमीर नहीं होते हैं बट अमीर दिखने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हमेशा ऐसी जगह पैसा खर्च करते हैं, ऐसी जगह स्पेंड करते हैं जिससे उनकी वेल्थ ग्रो नहीं होती बल्कि और वेल्थ कम होते जाती है। दोस्तों, यदि हमें हमारी फाइनेंशियल लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो हमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास अब क्या क्या ऑप्शन है। पहला तो यह है सबसे कॉमन कि अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रख लो, या फिर उसका फिक्स डिपॉजिट करा लो, या फिर गोल्ड खरीद लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड के भी रिटर्न पॉजिटिव ही रहेंगे। गोल्ड के रिटर्न लॉन्ग टर्म में तो नेगेटिव नहीं होते। या फिर प्रॉपर्टी खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, घर बना लो, उसे किराए पे दे दो, यह भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। या फिर एक और इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करो। किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले हमें महंगाई या फिर इन्फ्लेशन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लेशन क्या होता है? हम देखते हैं कि हर साल हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं महंगी होते जाती हैं, कुछ ना कुछ रेट से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। इस महंगाई को मेज़र करने के लिए गवर्नमेंट हमें एक डाटा देती है, CPI इंडेक्स, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास की महंगाई किस रेट से बढ़ रही है। यूजुअली यह 6 से 7% के बीच होता है। मतलब हमारे आसपास की जो महंगाई है 6-7% से बढ़ रही है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज एक बिस्किट का पैकेट लिया 100 रुपए का। आप उस 100 रुपए को आज अपने घर पे रख देते हैं। अब नेक्स्ट ईयर 100 रुपए लेकर आप बिस्किट का पैकेट खरीदने जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास की महंगाई है 6%, तो वह बिस्किट का पैकेट आपको 100 रुपए में अगले साल नहीं मिलेगा, वह पैकेट मिलेगा आपको 106 रुपए का। लेकिन आपके पास तो सिर्फ 100 ही रुपए हैं। मतलब कि आपको उस बिस्किट के पैकेट को खरीदने के लिए जेब से 6 रुपए और मिलाने पड़ेंगे। मतलब कि घर में रखने के कारण आपको अपने पैसों पर 6 रुपए का लॉस हो गया है। यही इन्फ्लेशन या फिर महंगाई होती है। यदि हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उससे हमें इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे निगेटिव रिटर्न मिला है, हमें लॉस हुआ है। यदि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा लेना है, प्रॉफिट लेना है, तो हमें जो महंगाई बढ़ रही है इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न अचीव करना पड़ेगा। गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के बारे में तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारे परिवार से, सोसाइटी से पता चल ही जाता है। लेकिन हमारा कोई भी इन्वेस्टमेंट तब तक बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देगा जब तक कि वह प्रॉपर डाइवर्सिफाइड न हो। हमारा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी होना चाहिए, हाउस में, प्रॉपर्टीज़ में, रियल एस्टेट में होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें स्टॉक मार्केट में भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट ने पिछले 40 सालों में 15% से भी ऊपर का रिटर्न दिया है, जो कि इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से बीट करता है। ऐसे में यदि हम हमारे इन्वेस्टमेंट से ऑप्टिमम रिटर्न चाहते हैं तो वह स्टॉक मार्केट को अवॉइड करके नहीं हो सकता। जब हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा पैसा एक साथ खर्च करना पड़ता है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके तो प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते। दूसरा, प्रॉपर्टी एक इलिक्विड एसेट होता है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को तुरंत बेच नहीं पाते। यदि हमारे पास कोई घर है या दुकान है, अब हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत है, तो हम उसका एक हिस्सा बेच पाएँ, ऐसा भी कई बार पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना एक तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और दूसरा ऐसे इलिक्विड एसेट में हम अपना पूरा 100% पैसा नहीं डाल सकते हैं। जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर हम गोल्ड में ज्वेलरी के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। अब यदि ज्वेलरी हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह एक बहुत ही ख़राब इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब गोल्ड को आप सेल करते हैं तो उसमें 15-20% पैसा काट लिया जाता है इम्प्योरिटीज़ के नाम पे। तो ऐसे में हमें वैसे रिटर्न नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए यदि हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है
तो हम डिजिटल गोल्ड में कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हर साल इशू करती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, उसके थ्रू कर सकते हैं। बट गोल्ड भी ऐसी एसेट क्लास नहीं है कि जिसमें हम पूरा पैसा डाल दें। स्टॉक मार्केट में रिटर्न तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपके पास फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस, रिसर्च, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, इन सब का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास उतना टाइम होना चाहिए कि आप कंपनी को एनालाइज कर सकें, उनके बारे में रिसर्च कर सकें, आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकें। आपको पोर्टफोलियो बनाने के बाद रेगुलर अपने पोर्टफोलियो में जो आपके स्टॉक्स हैं उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, उनको रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन जो बंदा 10-12 घंटे जॉब करता है, मेहनत करता है, या फिर अपने बिजनेस पे है, अपनी शॉप पे है, या फिर अपने प्रोफेशन पे है, अब वो कैसे इतना मेहनत करने के बाद रोज़ घंटा 2 घंटा पढ़ाई करे, कंपनियों का रिसर्च करे और उसके बाद फिर उनमें इन्वेस्टमेंट करें, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि उनने जिन कंपनी को पिक किया है वो आगे रिटर्न देंगी कि नहीं। अब जैसे कि हमारे पास एक कार है और हमें कार चलाना नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, एक ड्राइवर को हायर करते हैं और उसे कुछ सैलरी देते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई तू चला हमारे लिए गाड़ी। सेम वैसा ही हम स्टॉक मार्केट में करते हैं, और वो जो हमारा ड्राइवर है वही होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक टाइप का पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके एक फंड बनाया जाता है और उस फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। जो कंपनी ये पैसा इकट्ठा करती है, ये इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है, उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं वो एएमसी होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, पराग पारेख, मिराया एसेट, ऐसी करीब 40+ म्यूचुअल फंड की कंपनीज हैं इंडिया में। ये जो पैसा कलेक्ट हुआ है, इन पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। फंड मैनेजर कौन होते हैं? फंड मैनेजर इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। फंड मैनेजर्स के पास पूरी एक टीम होती है और फंड मैनेजर और उनकी टीम का काम ही यही होता है कि इंडस्ट्रीज का, कंपनीज की रिसर्च करना और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक करना और उन स्टॉक्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड कंपनी हमारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमसे एक फीस चार्ज करती है, जिसे कि एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो कि 0.1% से लेके 2-2.5% तक कुछ भी हो सकता है, जो कि स्कीम टू स्कीम वेरी कर रहा है। इस तरह म्यूचुअल फंड के थ्रू हमारे आपके जैसे लोग जो कि स्टॉक मार्केट को समझते नहीं हैं, या फिर समझते भी हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम स्टॉक्स को एनालिसिस करें, उनकी रिसर्च करें और अपना पोर्टफोलियो मैनेज करें, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके हम स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का एडवांटेज ले सकते हैं। अब हमें पता तो चल गया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, बट क्या म्यूचुअल फंड सेफ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और कल म्यूचुअल फंड कंपनी हमारा पैसा लेके फरार हो गई? तो देखिए, ऐसा रिस्क म्यूचुअल फंड में नहीं है। म्यूचुअल फंड बहुत ही हाईली रेगुलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट की बनाई हुई संस्था सेबी से रेगुलेट होते हैं। सेबी पूरे स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर है, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी गवर्न करती है। म्यूचुअल फंड का इंसेप्शन 1960s में हुआ था और अब तक 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड की 40+ कंपनीज हैं इंडिया में, जिनमें इन्वेस्टर का 40 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। तो वहाँ पैसा लेके भाग जाएगा या फिर हमारा पैसा डूब जाएगा, ऐसा रिस्क नहीं है। म्यूचुअल फंड में स्कीम के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रिस्क होते हैं। जब हम किसी कंपनी के शेयर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट के बदले हमें वो शेयर मिल जाता है। जब हम किसी कंपनी के स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले में हमें शेयर्स अलॉट होते हैं। वैसे ही जो म्यूचुअल फंड होते हैं, सेट ऑफ स्टॉक्स होते हैं। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 20 स्टॉक्स हो सकते हैं, किसी में 50, किसी में 60-70 और किसी में 100 से ज़्यादा भी स्टॉक्स हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी में जो स्टॉक्स होते हैं उनका कलेक्टिवली अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और म्यूचुअल फंड में हम जो इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले में हमें यूनिट्स मिलती हैं। इन यूनिट्स का जो करंट प्राइस होता है, इस प्राइस को NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। जैसे स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का प्राइस कम और ज़्यादा होते रहता है, वैसे ही जो NAV का प्राइस होता है स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से कम और ज़्यादा होता है। म्यूचुअल फंड मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी फंड और दूसरा डेब्ट फंड।
इक्विटी फंड जो होते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होते हैं। यदि हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनमें से किसी अच्छी कैटेगरी के किसी अच्छे फंड को सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो डेब्ट फंड होते हैं कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। यदि हम अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं या फिर हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं मार्केट का, हमें फिक्स्ड रिटर्न चाहिए होता है जैसे कि बैंक की एफडी में मिलता है, तो फिर हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है। हम यदि प्रॉपर्टी की बात करें तो उनमें भी रिस्क होता है। मान लीजिए हमने किसी प्रॉपर्टी का बहुत हाई प्राइस पे कर दिया तो कई सालों तक उस प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ेंगे, तो वह एक रिस्क हो गया। कई बार प्रॉपर्टी खरीदते समय फ्रॉड स्कैम हो जाते हैं, तो वह भी एक रिस्क है। जब हम सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत कम 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है, तो वह भी एक रिस्क है क्योंकि इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा है या फिर हम कहें निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। कई बार हम जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें भी इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलते हैं। ऐसे में वह एफडी भी हमें निगेटिव रिटर्न दे रही है या फिर हमारी कुछ जो कैपिटल है वह ग्रो नहीं हो रही है। जब हम डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है। यदि हमने किसी गलत स्टॉक को पिक कर लिया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो यदि वो स्टॉक डूब गया तो हमारे पैसे भी डूब सकते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में भी मार्केट रिस्क होता है। जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो फिर हमारे रिटर्न ज़्यादा हो जाते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तो हमारे रिटर्न कम होने लगते हैं। पिछले कई दशकों में, सालों में देखा गया है कि मार्केट जब भी क्रैश हुआ है या फिर मार्केट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है तो 1 से 2 सालों में मार्केट रिकवर हो जाता है और हमारे जो रिटर्न्स है वो पहले से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए यदि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 5 सालों के लिए तो करना ही है, ताकि इस बीच यदि कोई मार्केट क्रैश होता है, मार्केट डाउन होता है, तो उसके कारण हमारे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट ना पड़े, हमारे रिटर्न्स थ्रू आउट द पीरियड अच्छे ही रहे। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं इन्वेस्ट करने के। या तो हम मैनुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं, इकट्ठा पैसा जमा कर सकते हैं, जैसे कि हम बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में करते हैं। यह जो मैनुअल इन्वेस्टमेंट हम करते हैं इसे लंप सम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है और म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है, जैसे कि हम बैंक का ईएमआई पे करते हैं या फिर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं बैंक में। यह जो तरीका होता है इसे ही एसआईपी कहते हैं। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी में। तो एसआईपी कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है एसआईपी। एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही इफेक्टिव और पॉपुलर वे है। एसआईपी के थ्रू हम अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे हैं, आपको उनकी पढ़ाई शादी के लिए पैसा जमा करना है, अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है, तो आप बहुत ही आसानी से छोटी छोटी बचत करके, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी के थ्रू सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एसआईपी के अलावा म्यूचुअल फंड में और भी सिस्टमैटिक ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें हमें ऑटोमेटिक एक स्कीम से दूसरे स्कीम में पैसा ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन मिलता है। तीसरा हमें ऑप्शन मिलता है एचडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यदि हम हमारे इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं, एक पेंशन चाहते हैं, तो हम सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का यूज़ करते हैं, जिसमें एक रेगुलर इंटरवल पे हमारे इन्वेस्टमेंट से पैसा विड्रॉ होकर हमें रिसीव होता है। म्यूचुअल फंड में हमारा इन्वेस्टमेंट हमें बहुत अच्छे रिटर्न तभी देगा जब हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझें, आपके क्या क्या फाइनेंशियल फ्यूचर गोल्स हैं उन्हें समझें। जैसे कि आपको फ्यूचर में घर खरीदना है तो उस घर की क्या फ्यूचर कॉस्ट होगी और उस कॉस्ट के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके यदि बच्चे हैं तो उन बच्चों की एजुकेशन, मैरिज में आपको कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा और उसे मेंटेन करने के लिए आप आज से कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके रिटायरमेंट के बाद आपके कितने खर्चे होंगे, रिटायरमेंट के बाद के आपके 20-30 जो भी साल हैं उनके लिए आपको कितना बड़ा कॉर्पस एक्यूमुलेट करना पड़ेगा और उस कॉर्पस को एक्यूमुलेट करने के लिए आज आपको क्या इन्वेस्टमेंट चालू करना है। तो ऐसे यदि हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान और अपने गोल्स के साथ इन्वेस्टमेंट चालू करें तो डेफिनेटली हम हमारे इन्वेस्टमेंट से
ऑप्टिमम रिटर्न अचीव करेंगे और सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करेंगे। यदि आपको म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपने लिए प्रॉपर पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।